हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2012 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीटेट का लेके आई हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए चाइल्ड फेल्स इट मीन्स the child has not memorized the answer properly. The child should have taken private tuition. The system has failed, or the child is not fit for studies. So, what will be the answer? तो इसका आंसर होगा, आंसर 3 होगा। क्या कि अगर कोई बच्चा फेल कर रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम हैज फेल्ड, बिकॉज टीचर का रोल यहाँ आ जाता है ना, कि अगर कोई चाइल्ड फेल कर रहा है इसका मतलब उसे अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, उसको समझ में आया, इसका ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए द सिस्टम हैज फेल्ड। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the emphasis from teaching to learning. The emphasis from teaching to learning can be shifted by टीचिंग टू लर्निंग। कैसे शिफ्ट हो सकता है, एम्फेसिस कैसे दिया जा सकता है कि अभी टीचिंग चल रहा है, अब लर्निंग हो जाए, तो अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर, एनकरेजिंग रोट लर्निंग, अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो आपको यहाँ पर देखना है कि किस चीज से ये टीचिंग से टू लर्निंग, पढ़ाने और अधिगम दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए, टीचिंग एंड लर्निंग को एक साथ करने के लिए हमें क्या करना होगा, चाइल्ड सेंटर्ड टेक्निक अपनाना होगा। पढ़ाने का तरीका जो होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन। जो सीड से जर्मिनेशन होता है, जो पौधा निकलता है, उसका सबसे अच्छा, सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा, टीचर कौन सा तरीका से पढ़ाएंगे तो बच्चे तुरंत सीख पाएंगे। टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। दूसरा है टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ब्लैक, यहाँ पर बोर्ड आएगा, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे अगर टीचर फिगर बना दे, तो आएगा क्या, या फिर टू शो पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रोथ, या टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको आंसर करना है। तो सबसे सही तरीका क्या होगा कि स्टूडेंट्स को सीड्स प्लांट करने के लिए दिया जाए और दे विल ऑब्जर्व कि कैसे सीड जर्मिनेट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में जाने के पहले इस आंसर को हम बताना पड़ेगा। सो चौथा क्वेश्चन है, एजुकेशन सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, include indoctrination of facts, includes teachers from marginalized group। तो एजुकेशन क्या करता है कि डाइवर्सिटी, क्लासरूम में विविधता को मेंटेन करता है, या उसको एंजॉय करता है, या सेलिब्रेट करता है, या एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, बहुत कड़े मतलब एडमिशन का बहुत कड़ा नियम या कड़ा रुख अपनाता है। इंक्लूड्स इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, को खाली सिद्धांतों का वर्णन करता है, या इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो इसमें इसका आंसर क्या है कि कोई भी शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है वो क्लासरूम में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। मतलब सब तरह के बच्चे होते हैं ना, हर बच्चों को इक्वल इम्पोर्टेंस है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है, और सब गरीब अमीर सब तरह के बच्चे, तेज कमजोर सब तरह के बच्चे होते हैं, उन सबको लेके चलता है। तो उसे ही शिक्षा में हम क्या कहते हैं कि वही सही शिक्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है? जिसका एक आंसर होता है, एक स्पेसिफिक आंसर होता है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, या ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जिसका कि आपको फ्रीडम होता है, क्वेश्चन दे दिया गया और ओपन एंडेड है, इसमें आप फ्री हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या आंसर देने के लिए। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या होता है? जिसका स्पेसिफिक आंसर होता है, जो कम शब्दों में होता है। ट्रू फॉल्स क्या होता है? या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। और एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आप एलाबोरेट कर सकते हैं अपने आंसर्स को। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम देते हैं, तो वो क्या होता है? उसमें ट्रू फॉल्स टाइप का चीज होता है। उसमें डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं होता, कुछ लिखना नहीं होता, केवल आंसर्स को टिक करना होता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो एमसीक्यू हो। जैसे कि इसमें 4 है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? आंसर को हम टीचर एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं करना। यू हैव टू टिक द राइट आंसर ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a feature of progressive education? प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज द रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। जो ट्रेडिशनल मेथड टीचिंग का था, जहां पर क्या है कि उसमें टीचर पढ़ाते थे, बच्चे सुनते थे। लेकिन अब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन आया है, इसमें क्या होता है कि बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, खुद से किसी चीज को करके सीखते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको कहते हैं अनुभव से सीखते हैं, करके सीखते हैं। तो वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है? इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलली ऑन प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट, एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल और सीटिंग। तो इसमें जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं, तो उनको अगर हम फ्लेक्सिबल टाइम टेबल देंगे और सीटिंग देंगे कि आप जब अपने हिसाब से करें, तभी तो वो एक्सपीरियंस करके सीख पाएंगे। तो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट पहला उस पर पढ़ाया जाएगा, तो बस वो किताब में जो दिया है सिलेबस से बन जाएंगे। और स्कोरिंग गुड मार्क्स पे अगर जोर दिया जाए तो वो प्रोग्रेसिव नहीं होता है। और टेस्ट और एग्जामिनेशन लेने से वो बच्चे कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, वो रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सो इट इज फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। इसका आंसर होगा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर। आप भी टीचर बनोगे तो जब क्वेश्चन पेपर बना लोगे तो क्या करेंगे? आफ्टर प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर चेक्स टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है कि क्या ऑब्जेक्टिव लेके वो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो वो ऑब्जेक्टिव देखा, ही इज कंसर्न प्राइमरीली अबाउट द क्वेश्चन पेपर। वो क्या कर रहा है कि देख रहा है ऑब्जेक्टिव की, मान लो मैंने पढ़ाया ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो क्या ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, या कोलबर्ग का थ्योरी बताया मैंने तो कोलबर्ग के तीनों सिद्धांत, तीनों स्टेजेस को बता रहा है। तो ये होता है कि टीचर ये चेक कर रहा है। तो क्या चेक कर रहा है? कंटेंट कवरेज। जिस कंटेंट पर उसने क्वेश्चन बनाया उस कंटेंट कवरेज। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस नहीं देख रहा है, रिलायबिलिटी। तो टेस्ट जब हम कराते हैं किसी पर तब उसकी रिलायबिलिटी दिखती है या वैलिडिटी दिखती है। तो इसका आंसर होगा कंटेंट कवरेज। जब वो देख रहा है टीचर, तो क्या चेक कर रहा है कि जो कंटेंट से मुझे क्वेश्चन पूछना था उस कंटेंट को कवर किया कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल पेडागोजी फॉर्मली बिलीव्स दैट। क्रिटिकल पेडागोजी का क्या मतलब हुआ, पहले ये समझ लें। पेडागोजी क्रिटिकल क्या है कि वो शिक्षा का एक ऐसा अप्रोच है जो स्टूडेंट को क्या बताता है, स्टूडेंट को ये सिखाता है कि किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, चैलेंज करो, उसके क्वेश्चन करो। उस पर कोई भी बिलीफ या प्रैक्टिस चला आ रहा है तो उसको आंख मूंद कर एक्सेप्ट ना करके उसमें क्वेश्चन करो, व्हाई, हाउ। ये सारी चीजें क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि स्टूडेंट में क्रिटिकल
कॉन्शियसनेस बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है। तो क्रिटिकल पेडागोजी फॉर्मली बिलीव्स इन, आपको अब ऑप्शंस में से चुनना है। क्या होता है ये मैंने बता दिया कि स्टूडेंट्स को कोई भी चीज आंख मूंद करके नहीं स्वीकार करना है, उसके बिलीफ या जो भी चीजें आ रही हैं उसके सामने उसको चैलेंज करना है, किसी भी क्वेश्चन या बिलीफ को। तो द लर्नर नीड्स नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र होकर सोचने की जरूरत नहीं है। क्या ये है? या व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ स्कूल इज इररेलेवेंट, स्कूल से बाहर जो भी उसने सीखा वो बेकार है, अप्रासंगिक है। द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पॉर्टेंट, द टीचर शुड ऑलवेज लीड टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। नहीं, यहाँ पर क्या होगा कि क्रिटिकल पेडागोजी तब होगा जबकि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस और उनका जो नजरिया है उसको महत्व दिया जाएगा। तो क्रिटिकल पेडागोजी जो है वो फॉर्मली बिलीव किसमें करता है कि लर्नर का जो भी एक्सपीरियंस है या परसेप्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट, स्कूल में जो भी असेसमेंट होता है, आकलन होता है, वो किस चीज पर आधारित है? टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, students should at all cost get high grades, school are more efficient than external bodies of examination, the assessment should be very economical। स्कूल बेस्ड जो भी असेसमेंट होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वो इस सिद्धांत पर आधारित होता है, पहला नंबर जो है कि टीचर्स अपने लर्नर्स को बाहर के जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों तक अपने छात्रों को वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ाते हैं और उनको जानते हैं। इसलिए ये स्कूल बेस्ड जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इस पर आधारित होता है कि टीचर अपने बच्चों को अच्छा से पहचानते हैं या अच्छे से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता लर्नर्स दिखा रहे, ठीक है, दिखाते हैं, शो करते हैं, होते भी हैं। कोई भी दो लर्नर एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? सो अ टीचर शुड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बहुत तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए। एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कड़ा अनुशासन लागू करना चाहिए। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो सब तरह के कैपेसिटी वाले बच्चे होंगे, सबका मेंटल लेवल अलग अलग होगा, तो एक यूनिफॉर्म टेस्ट तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसका आंसर होगा टीचर शुड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस होने चाहिए ताकि सभी बच्चे सीख पाए। क्योंकि हम देखो व्यक्तिगत विभिन्नता जहाँ होती है ना, तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व की तरह होता है, मतलब एवरेज बच्चे ज्यादा होते हैं और गिफ्टेड मतलब बहुत तेज जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो भी कम होते हैं, और बहुत जो कम स्लो लर्नर या बहुत कम जानने वाले बच्चे या कहा जाए वीक स्टूडेंट्स भी कम होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन जब भी बनता है या कोई भी ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होता है कि एवरेज लोगों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए लर्निंग एक्सपीरियंस का बहुत सारा वैरायटी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का कौन सा सिद्धांत है? पहला नंबर है कि इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम प्लेस फॉर ऑल, यह सब जगह सेम पेस पर नहीं चलता है सबके लिए। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, हमेशा वो बराबर स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक जैसा होता है नहीं। इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा भी नहीं है डेवलपमेंट कि हुआ फिर रुक गया फिर होने लगा, ऐसा नहीं होता है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलप आर नॉट इंटरकनेक्टेड, जितना भी डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं, यहाँ पर हो जाएगा डेवलपमेंट, आर नॉट इंटरकनेक्टेड, सभी इंटरकनेक्टेड
नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सारे जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट का प्रिंसिपल यही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज। मनुष्य का विकास जो है वो कई डोमेन में डिवाइडेड है। कौन कौन सा वो डोमेन है? तो फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो उसका डोमेन क्या क्या है। तो हमारा ये इसका आंसर है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3, ठीक है। इसमें है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का डोमेन है। इन सब डोमेन में ह्यूमन डेवलप करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 13, a teacher uses a text and some pictures of fruits and vegetables and holds a discussion with her students। बच्चे के साथ डिस्कशन करते, कुछ पिक्चर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का दिखाकर डिस्कस कर रहे हैं टीचर। द स्टूडेंट लिंक द डिटेल्स विद देयर प्रीवियस नॉलेज। अब वो फल और सब्जियों के पिक्चर से स्टूडेंट क्या है कि उसको लिंक कर रहे हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से। एंड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, पोषण के सिद्धांत को सीख रहे हैं। दिस अप्रोच इज, किस तरह का अप्रोच है? क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं कि फूड आएगा, पहले बेल बजाएंगे, फिर फूड आएगा, फिर सालीवा निकलना शुरू होगा। तो इस तरह से कंडीशन करते 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 क्या होता है कि जब बेल बजता है तो खाना मिलता है, तो डॉग सैलिवेट करता है। हमने देखा है ना, पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग यही था। और धीरे धीरे क्या करते हैं कि जब बेल बजाते हैं बट फूड नहीं देते हैं, फिर भी डॉग सैलिवेट करता है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या बताता है हमें? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसको कि थॉर्नडाइक ने स्किनर के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस करके बताया है कि बिहेवियर जो है व्यक्ति का, वो जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है, जब रिजल्ट सकारात्मक होता है तो वो बिहेवियर बार बार होता है, रिपीट होता है। और जब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है तो बिहेवियर क्या होता है? रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि वो एसोसिएटिव लर्निंग है, जिसमें क्या होता है कि एक बिहेवियर जो है ना वो रीइंफोर्समेंट से मॉडिफाई किया जाता है। मतलब रीइंफोर्समेंट देकर वो बिहेवियर को चालू रखा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, और पनिशमेंट से वो बिहेवियर को चेक किया जा सकता है। और ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है कि टीचर ये क्या कर रहे हैं बच्चे कि वो प्रीवियस नॉलेज से जब जोड़ रहे हैं, तो इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं हो रही है, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं हो रहा है, ये प्रीवियस नॉलेज से अपने नॉलेज को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अपने पुराने नॉलेज से नॉलेज को जोड़कर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर रहे हैं। तो इसका आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आज मैं 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 14 क्वेश्चन बताता है कि ए चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग व्हेन हिज मदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप। माँ की गोद से जब दादी उसके बच्चे को उठाकर ले जाती है तो बच्चा रोना शुरू करता है। किस वजह से रोता है? क्या उसे सोशल एंजाइटी लगता है, समाज का डर लगता है, या समाज की चिंता से रोता है, या इमोशनल एंजाइटी? वो दादी को देखकर ये उसको इमोशनल एंजाइटी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। दादी से भी इमोशनली वो अटैच होता है,
स्ट्रेंजर एंजाइटी, दादी तो अनजानी नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। तो सेपरेशन एंजाइटी, क्योंकि वो माँ की गोद में आराम से पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, और दादी उसको लेके जाती है, तो उसे लगा क्या वो माँ से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर इसका एंजाइटी किस तरह का, सेपरेशन एंजाइटी, अलग होने का एंजाइटी। ठीक है, इसलिए बच्चा रो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिकरण का क्या मतलब है। इसका मतलब होगा क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, क्या कोई अपना सामाजिक सिद्धांत बनाना, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में एल्डर्स की रेस्पेक्ट करना सोशलाइजेशन का मतलब नहीं। अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, एंड चौथा है ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। तो यहाँ पर क्या है ना कि एजुकेशन के लिए जब आप जाते हैं ना, तो सोशल एनवायरनमेंट में आप जाते हैं, वहाँ सब तरह के बच्चे आते हैं, टीचर्स होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, समाज के हर एस्पेक्ट के आपके वहाँ क्लीनर होते हैं, स्वीपर होते हैं, सब तरह के स्टाफ होते हैं। तो आप वहाँ क्या करते हैं कि अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग सोशल एनवायरनमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में जब भी आप जाते हैं तो समाज की वातावरण में आप खुद को एडजस्ट या अडाप्ट करते हैं। तो इसका आंसर हुआ 3। अगला क्वेश्चन है, ए स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स while preparing students for a state level solo competition. This reflects global trends, pragmatic approach, progressive thinking या gender bias। देखिए, इसमें क्या है कि आप कहेंगे कि इसमें प्रोग्रेसिव थिंकिंग, बहुत लोग कहेगा कि नया थिंकिंग है, या फिर ये कुछ नहीं, मतलब पहले लड़कों का महत्व था, अब लड़कियों को महत्व। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि किसी को भी अगर आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, आपका बायस शो हो रहा है। तो आप क्या है, लैंगिक पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने केवल लड़कियों को चुना है, लड़कों को नहीं चुना है, केवल लड़कियां ही जा रही हैं। तो ये यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा, सो ये दिस रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। ओके, तो तब जब भी दोनों का बैलेंस होगा तभी बायस नहीं होगा, चाहे आप केवल लड़कों को लेके कोई काम करें या केवल लड़कियों को, तो ये बायस दिखलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Vygotsky emphasized the significance of a role played by which of the following factors in the learning of children। Vygotsky का सिद्धांत मैंने दिया है, एक YouTube का वीडियो बना हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे कि Vygotsky ने हमेशा लैंग्वेज या किसी भी चीज में सोसाइटी को बहुत महत्व दिया है। तो हेरिडिटरी नहीं, मोरल नहीं, फिजिकल नहीं, लेकिन Vygotsky के हिसाब से क्या है, सोशल फैक्टर को उसने महत्व दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों की लर्निंग समाज के इंटरेक्शन से होती है और कल्चर से बच्चे सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन से बच्चे सीखते हैं। इसलिए वो उन्होंने समाज को पहले दिया है। स्कूल जाने से पहले ही बच्चे भाषा सीख जाते हैं, किस घर में लोगों से बोल बोल कर। तो समाज को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन है, a teacher makes use of variety of tasks to cater the different styles of learning of her learners she is influenced by। अब क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा टास्क टीचर यूज कर रही है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग, बच्चों को किसी को बोलने के लिए कर रही है, किसी को मैथ्स का क्विज सॉल्व करने कर रही है, किसी को गाने का रिकॉर्डिंग करने बोल रही है, किसी को डांस करने बोल रही है, किसी को किसी से जाकर बात करके आने के लिए कह रही है। तो ये सारी तरह की चीजों को, मतलब अलग अलग चीज को ये कर रही है। तो ये क्या कर रही है, कौन सा टीचर किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है, वो बच्चों में गार्डनर्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को जांच रही है, या कि बच्चों में किस किस तरह का इंटेलिजेंस है, इसको जानने की कोशिश में लगी हुई है। और कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, हमने बताया था आपको, फिर से मैं बता देती हूँ, इस पर भी मेरा एक वीडियो है। कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 स्टेज है, जिसमें कि एक प्री कन्वेंशनल है, फिर कन्वेंशनल है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल है। प्री कन्वेंशनल में बच्चों का 4 से 7 साल के बच्चों का
उन्होंने लिया जिसमें बच्चों की मोरालिटी डेवलप नहीं होती है। वो बच्चे क्या करते हैं, केवल पनिशमेंट और रिवार्ड के हिसाब से काम करते हैं, कोई काम इसलिए नहीं करते हैं कि उनको पनिशमेंट मिलेगा, ये होता है। दूसरा स्टेज में आता है फिर 7 साल से 11 साल के बच्चे आते हैं, जिसमें मॉरलिटी उतना डेवलप नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन वो गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने के लिए कोई भी काम करते हैं ताकि उनको प्रशंसा मिले माता पिता से। और तीसरा स्टेज जो होता है पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें बच्चे क्या करते हैं, कोलबर्ग ने बताया कि बच्चे समाज के नियमों का पालन करते हैं, उसमें उसके अनुसार भी काम करते हैं, लेकिन उन अपने विवेक का भी प्रयोग करते हैं। ये बड़े बच्चे हो जाते हैं और जो चीज गलत होती है उसके बारे में आवाज भी उठाते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। और व्योट्स्की का तो हमने पढ़ लिया है कि व्योट्स्की ने क्या कहा है कि कल्चर को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है और लैंग्वेज सीखने के लिए, और उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी कल्चर और सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने महत्व दिया, कल्चर को दिया, और उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD इनका सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जिसमें क्या बोलते हैं, उनका पहले कहना है कि बच्चे को सीखने में मदद करनी चाहिए, और फिर एक समय आता है जो जिसको उन्होंने ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब सीख रहा है किसी की मदद से और उसके बाद बच्चा खुद से करने लगेगा, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप होता है कि मदद से सीखना और खुद से करना, इस बीच का जो टाइम होता है उसको उन्होंने जो ZPD बताया है। फिर पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि उनका कहना है कि चाइल्ड जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है और उसका डेवलपमेंट जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है और फोकस्ड होता है। ठीक है, तो ये लोग दोनों डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन व्योट्स्की ने सोशल लर्निंग को जोड़ दिया। उनका कहना था कि कॉग्निटिव, और पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, तो उस व्योट्स्की का कहना था कि सोशल लर्निंग कॉग्निटिव से पहले होता है। तो इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको टीचर ट्राई कर रही है एक्सप्लोर करने का। अगला क्वेश्चन है, A teacher never gives answer to questions herself. कभी भी टीचर खुद से आंसर नहीं दे रही है क्वेश्चंस का। She encourages her students, बच्चों को encourage कर रही है to suggest answer, ताकि बच्चे आंसर दें, और ग्रुप डिस्कशन करने की बात कर रही है, ग्रुप डिस्कशन करा रही है, और कोलैबोरेटिव लर्निंग करवा रही है, मतलब सब मिलकर सीखें, इस पे जोर दे रही है। तो ये अप्रोच किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तो टीचर के पास होता है, तो वो ऑर्गेनाइज करने का ये नहीं है। सेटिंग गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग ए रोल मॉडल, टीचर के यहाँ कुछ दे ही नहीं रही है तो रोल मॉडल कैसे होगी? रेडीनेस टू लर्न नहीं, ये अप्रोच किस पर आधारित है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, बच्चों को ही सब कुछ करने के लिए टीचर कह रही है, एनकरेज कर रही है कि वो ग्रुप डिस्कशन करें, अपने स्टूडेंट को सजेस्ट कर रही है, आप बोल रही है कि आप आंसर सजेस्ट करो या मिलकर आंसर करो, तो इसलिए ये बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा रही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मैं 20 क्वेश्चन आज इसका लाई हूँ, फिर अगला क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, ठीक है? तो 20वां क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन और इस 2012 के रह जाते हैं, उसको भी मैं एक वीडियो में डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? इसमें से कौन सा टीचर रिलेटेड फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है? तो टीचर के लिए क्या जरूरी है, इसमें से आपको यही बताना है। तो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट से टीचर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर करे, या अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग हो, ये भी नहीं। नेचर ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं। टीचर को क्या है कि टीचर शुड हैव मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, तभी ये टीचर रिलेटेड फैक्टर होगा लर्निंग को अफेक्ट करने के लिए। जब तक टीचर को कंटेंट पे मास्टरी नहीं होगा, तब तक सब्जेक्ट पे मास्टरी नहीं होगा, तब तक वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते। So it is mastery over the subject. So that's all. Thank you.